आप लोग जानते हैं कि मैं बायो पढ़ाता हूँ। आज मैं आप लोगों को सबसे बेसिक जो चैप्टर है, लगभग 8, 9, 11 क्लास में जो हम लोग पढ़ते हैं, सेल। और ये सेल के बारे में बहुत बेसिक चीज हम लोग आज पढ़ेंगे कि सेल होता क्या है, इसके नहीं होता कि इसका थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ेंगे, इसके बारे में कौन कौन सा कंपोनेंट है, इसका जो बेसिक है, जो नीट के एग्जाम में लगभग हर साल सेल से 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल। इसी का कंसेप्ट से 4 से 5 क्वेश्चन इस साल भी आया था नीट में, लगभग 3 क्वेश्चन आया है। तो हम लोग सबसे पहले आज नहीं होता कि सबसे पहले सेल का जो बेसिक डिफिनेशन है उसके बारे में बोलते हैं कि द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। यानी कि सबसे छोटा यूनिट जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो क्या है? सेल है। जिस तरीके से ये दीवार जो है वो एक छोटा छोटा ईंट से बना हुआ होता है, उसी तरीके से जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें रिस्पिरेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, न्यूट्रिशन होता है, वो किस चीज का बना हुआ? सेल का बना हुआ रहता है। तब हम लोग जिस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी अगर जिसमें करते हैं, उस ब्रांच ऑफ साइंस को क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। उसी प्रकार अगर हम लोग सेल का स्टडी जिस ब्रांच में करेंगे उसको क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। साइटो टर्म का मतलब क्या होता है कि सेल होता है, और लॉजी टर्म का मतलब क्या होगा? स्टडी होगा। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। उसके बाद अगर हम लोग कंप्लीट सेल का स्टडी करेंगे, यानी कि उसका स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन के बारे में और डिवीजन के बारे में, तो उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को क्या बोलते हैं? सेल बायोलॉजी बोलते हैं। और ये सेल बायोलॉजी के तहत हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? 2 चैप्टर पढ़ते हैं। कौन सा? सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और दूसरा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो हम लोग अभी इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? सिर्फ सेल के बारे में पढ़ेंगे। अब सेल के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट आकर के प्रयास किया कि सेल आखिर है क्या, इसमें जो कंपोनेंट है उसके बारे में बताया लोगों को। सबसे पहला साइंटिस्ट जो सेल के बारे में बताया या सेल का डिस्कवर किया, वो क्या था? रॉबर्ट हुक साहब। रॉबर्ट हुक साहब सेल का डिस्कवर किए थे। किसमें किए थे? कॉर्क सेल, जिस मधुमक्खी का छत्ता जो होता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हनी बी कॉम्ब बोलते हैं। उसमें जो छोटा छोटा घर होता है, छोटा छोटा जो घर होता है, उसी के टाइप का जो है वो उसमें डिस्कवर किए सेल के बारे में। और उस सेल जो है वो लैटिन टर्म है सेलुला। सेलुला का मतलब क्या होता है? स्मॉल रूम। अब जैसे ये क्वेश्चन आता है कि हु डिस्कवर्ड सेल, तो आंसर क्या जाएगा? रॉबर्ट हुक साहब। और हु डिस्कवर्ड डेड सेल, तब भी आंसर क्या जाएगा? आपका रॉबर्ट हुक साहब जाएगा। और सेल का डिस्कवर जो है वो 1865 में किए थे रॉबर्ट हुक साहब। उसके बाद पहले के जमाने में क्या था? कम्युनिकेशन का माध्यम क्या था? जैसे आजकल के जमाने में अगर कोई भी आज कुछ कर रहा है तो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है। उसी प्रकार पहले के जमाना में अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का सिर्फ मात्र सोर्स क्या था? वो बुक था। तो उसने सेल के बारे में जो डिस्कवर किया वो कौन सी किताब में बताया? माइक्रोग्राफिया बुक में बताया। उसके बाद लिविंग सेल का डिस्कवर कौन किए? लिविंग सेल का डिस्कवर एंटन वान लीeuwenhoek साहब किए। वो कहां के थे? वो आपके जर्मनी के थे। वो लिविंग सेल का डिस्कवर किए। उस लिविंग सेल को क्या बोले? वो एनिमल क्यूल बोले। और उस एनिमल क्यूल में असल में क्या था? वो स्पर्म सेल था। उसके बाद सेल का कंपोनेंट का हम लोग देखेंगे। सेल में अलग अलग कंपोनेंट है। जैसे सेल में 3 बेसिक कंपोनेंट है। क्या क्या है? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दूसरा साइटोप्लाज्म, और तीसरा न्यूक्लियस। जैसे ये न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे, इसको साइटोप्लाज्म, और इसको न्यूक्लियस बोलेंगे हम लोग। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिलाकर के क्या बोला जाता है? प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवर कौन किए? एक 2-4 दिन का साइंटिस्ट थे, दुजार्डिन साहब, वो इसके बारे में डिस्कवर किए। उसके बाद कुछ नहीं बताया। एक आया जेई पुरकुंजी साहब, वो पूरा प्रोटोप्लाज्म टर्म का यूज किया। अब एक हक्सले साहब हगला करके आए, वो बोले भाई प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप जो फिजिकल अपीयरेंस देख रहे हो वो किसकी वजह से देख रहे हैं? आप
प्रोटोप्लाज्म की वजह से देख रहे हैं। तो ये एक स्टेटमेंट है उन्होंने दिया कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी कि हम लोग जो अपीयर हो रहा है कोई भी लिविंग सेल जिसको हम लोग नहीं होता फिजिकली देख पा रहे हैं, इसके वजह से प्रोटोप्लाज्म की वजह से देख पा रहे हैं। अब उसके बाद रॉबर्ट बरोन साहब 1831 में क्या किए, वो न्यूक्लियस का डिस्कवर किए। देखिए न्यूक्लियस का डिस्कवर रॉबर्ट ब्राउन साहब किए, लेकिन न्यूक्लियस का फंक्शन के बारे में डिटेल में रॉबर्ट ब्राउन साहब नहीं बताए थे। वो एक अलग साइंटिस्ट थे जिसका नाम हेमरलिंग साहब था, हम लोग उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे जिस प्रकार जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसका बना हुआ है, सेल और उसका प्रोडक्ट का बना हुआ है, लेकिन इसके बारे में कौन बताए, स्केलेडन एंड स्वान, ये दोनों अलग अलग साइंटिस्ट थे। स्केलेडन एक बोटानिस्ट थे और स्वान जो है वो एक जोलॉजिस्ट थे। स्वान का मतलब क्या होता है भाई, कुत्ता का एक क्या होता है, प्रजाति होता है स्वान। तो याद करने का तरीका क्या है, स्वान जो है वो जोलॉजिस्ट थे। जोलॉजिस्ट का मतलब जो स्टडी ऑफ एनिमल करे। तो हम लोग जानते कि डॉग क्या है, डॉग एक एनिमल है, जैसे एनिमल के बारे में जो स्टडी करेंगे उनको हम लोग स्वान बोलेंगे। और स्केलेटन जैसे अगर बनाना का जो छिलका होता है उसको अगर हम लोग गिराएंगे तो उसमें स्लाइड करते हैं ना, तो स्केलेटन और स्लाइड टर्म मिलता जुलता है, इसलिए बोटानिस्ट यानी बनाना क्या है, एक प्लांट से उपटेन करते हैं हम लोग, तो हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि स्केलेटन स्लाइडिंग वाला फील आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोटानिस्ट बोलेंगे। यानी कि बोटानिस्ट असल में देखिए हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा, सेल का डिफिनेशन और जो भी साइंटिस्ट उससे रिलेटेड थे सेल के बारे में बेसिक्स। उसके बाद हम लोग अब पढ़ रहे हैं आगे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल, यानी कि सेल में बेसिक क्या क्या कंपोनेंट है, यानी कि उसमें उससे अगर कम हो जाए तो वो सेल नहीं कहलाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं, मेन एरेना ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि मेन जो एरिया होता है केमिकल रिएक्शन का वो कहां होगा, साइटोप्लाज्म में। उसके बाद तीसरा कंपोनेंट हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियस में क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीएनए आरएनए वगैरह ये सारा चीज होगा। तब अगर न्यूक्लियस में डीएनए होगा और डीएनए से जब आरएनए बनता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ये हम लोग हाई नहीं देखिए 12th क्लास में पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में, फिलहाल सिर्फ हम लोग देख रहे हैं कि डीएनए से आरएनए बनेगा, इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और आरएनए से जब प्रोटीन बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, और प्रोटीन से क्या बनेगा, एंजाइम। यानी कि जितना भी लिविंग सेल में केमिकल रिएक्शन होगा वो सारा का सारा इंजाइमेटिक रिएक्शन होगा। बिना इंजाइम का किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, रिएक्शन नहीं हो सकता है। और जो भी इंजाइम है ना वो किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है, लेकिन कुछ इंजाइम को छोड़ करके। वो कौन सा इंजाइम है, राइबोजाइम। जो राइबोजाइम इंजाइम है वो किसका बना हुआ है, आरएनए का बना हुआ रहता है, और इसी के थ्रू जितना भी है सेल में मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा, और मेटाबॉलिक रिएक्शन से क्या होगा, हम लोगों को एनर्जी मिलेगा। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक कंपोनेंट क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। ये तीनों से अगर कम हो जाए तब वो सेल नहीं कहलाएगा, उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं होगा। अगर ये तीनों मिल जाए, यानी कि तीनों कंपोनेंट अगर हो, तब वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म भी कहला सकता है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म कहला सकता है। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं ना, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, और वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करेगा। यानी कि जितना भी लाइफ प्रोसेस है, बेसिक जो फंक्शन है, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, रिस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, एक्सक्रीशन हुआ, वो सारा का सारा सिंगल सेल आराम से अपना परफॉर्म करेगा। उसके बाद देखिए हम लोग ना जैसे कुछ टर्म देखते हैं, सेल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस प्रोटोप्लाज्म। यानी कि प्रोटोप्लाज्म किसको बोलते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिलाकर के हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। या इसको सिंपली ऐसा भी बोल सकते हैं ना, सेल माइनस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इक्वल टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। या इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। देखिए हम लोग जब सेल थ्योरी पढ़े थे उसमें एक चीज देखे थे कि सेल थ्योरी के बाद मॉडर्न सेल थ्योरी का रिक्वायरमेंट क्यों हुआ, क्योंकि उन लोगों ने सेल थ्योरी में स्केलेटन स्वान साहब वो क्या बताया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोडक्ट्स ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स, लेकिन उन लोगों ने ये नहीं बताया कि वो सेल कहां से आया, तो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, इसलिए वो ड्रॉबैक हो गया, यानी कि उसका डिमेरिट हो गया सेल थ्योरी का। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि
न्यूक्लियस का डेवलपमेंट और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के हिसाब से जो सेल है वो दो टाइप का है। सेल हम लोग देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो टर्म का मतलब क्या होता है? प्राइमेटिव या ओल्ड या एंशिएंट, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंटिक भी बोल सकते हैं, जिसको पुराना। और कार्डियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, जिसमें पुराना न्यूक्लियस हो या प्राइमेटिव यानी कि इतना वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल। और ईओ मतलब क्या होता है भाई? ट्रू होता है। ईओ का मतलब ट्रू, जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस हो और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल। जैसे ये जो मेन डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, लगभग हर एग्जाम में पूछता है। जैसे स्कूल में भी, स्कूल के एग्जाम में भी पूछता है, कंपटीशन में भी पूछता है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस पढ़ लेते हैं, इससे सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। देखिए, हम लोग एक तरफ फीचर लिख रहे हैं, एक तरफ प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरी तरफ यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहला फीचर, जैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो है सेल का जो कैटेगराइज किया गया है सेल को, जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, किसके बेसिस पे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे। इसलिए सबसे पहला प्रायोरिटी क्या है भाई? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट किसमें होता है? प्रोकैरियोटिक में होता है, और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद हम लोग देखते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, यानी कि उसके ऊपर में कवरिंग होगा। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल किसमें प्रेजेंट होगा? तो यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होगा, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल। मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल किसमें प्रेजेंट होगा भाई? प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होगा और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रोकैरियोटिक में जो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल है ना, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल यानी कि राइबोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल। वो कितने का होता है? 70s। अब एस क्या होता है हम लोग जब राइबोसोम पढ़ेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे भाई। उसके बाद देखो 70s और 80s राइबोसोम किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। जैसे 70s किस में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, और 80s जो है वो आपका साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ सेल। देखिए, कंपार्टमेंट का मतलब क्या होता है? छोटा छोटा घर। जैसे एक सेल है, इसके अंदर में अगर सेल ऑर्गेनेल हो जाए, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, तो ये छोटा छोटा घर में, छोटा छोटा रूम में डिवाइड हो जाएगा। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन किसमें होगा? यूकैरियोटिक में होगा, और इसमें प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होगा। क्यों? क्योंकि उसमें कोई सेल ऑर्गेनेल होता ही नहीं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट किसमें होता है? प्रोकैरियोटिक में। इसकी वजह से कंपार्टमेंटलाइजेशन एब्सेंट इसमें होगा, प्रोकैरियोटिक में होगा, और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होगा। क्यों भाई? क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है। अब हम लोग देखते हैं फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या होता है? व्हिप लाइक स्ट्रक्चर। जैसे व्हिप किसको बोलते हैं? जैसे कोड़ा, जिससे हम लोग किसको मारते हैं? घोड़ा वगैरह को मारते हैं। तो फ्लैजेला क्या है? सेल का आउटग्रोथ पार्ट है। जैसे कोई सेल है, इसका आउटग्रोथ जो पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैजेला बोलते हैं। जैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रोकैरियोटिक में फ्लैजेलिन प्रोटीन होता है। प्रोकैरियोटिक में क्या होगा? फ्लैजेलिन प्रोटीन होगा। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होगा? ट्यूबुलिन प्रोटीन होगा। तो याद करने का तरीका क्या है? कभी कभी हम लोग पी को एफ भी नहीं, देखिए पीएच भी बोलते थे ना, पीएच, एफ का साउंड निकलता है। तो फ्लैजेलिन प्रोटीन किसमें होगा? प्रोकैरियोटिक में होगा। ये ध्यान रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। अब देखो ये सेल वॉल, हम लोग जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में, दोनों में सेल वॉल होता है। तो सेल वॉल जो बैक्टीरिया, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल होगा वो प्रेजेंट तो होगा, लेकिन एक ऐसा प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें सेल वॉल क्या होगा? एब्सेंट होगा। उसका नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा प्रोकैरियोटिक है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। ये ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जैसे सेल वॉल जो है ये किस मटेरियल का बना होता है भाई? पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन एक क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। हम लोग जब बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर उसमें पढ़ेंगे पेप्टिडोग्लाइकेन के बारे में पूरा। उसके बाद देखिए यूकैरियोटिक जो सेल है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। प्रेजेंट एब्सेंट, प्रेजेंट किस किस में होता है भाई? जैसे प्रोटिस्टा में होगा, फंजाई में होगा, प्लांटी में होगा। लेकिन एनिमल में क्या होता है? एब्सेंट होता है। और इसका अगर देखा जाए कि इसका सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। इसके अलावा काइटिन वगैरह का बना होता है। लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ
मोस्ट यानी कि मेजर पोर्शन को ले रहे हैं सेलुलोज को, यानी कि प्लांट सेल में सेलुलोज मेन कंपोनेंट है, इसके वजह से ले रहे हैं। पेप्टिडोग्लाइकन के अलावा भी अदर मटेरियल होता है प्रोकार्योट में, उसको नहीं ले रहे हैं। जो मेन डिफरेंस है पेप्टिडोग्लाइकन और सेलुलोज, ये याद रखना भाई। अब देखो हिस्टोन प्रोटीन, जैसे डीएनए का जो पैकिंग होता है वो किसके द्वारा होता है? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन कैसा है? बेसिक प्रोटीन है। इस बार नीट में क्वेश्चन था, हिस्टोन प्रोटीन जो है उसमें क्या क्या कौन कौन सा अमीनो एसिड होता है? अर्जिनिन और लाइसिन अमीनो एसिड होता है। जैसे प्रोकार्योट में ये क्या होगा भाई? एब्सेंट होगा। प्रोकार्योट में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, इसकी वजह से इसमें ज्यादा अच्छी तरीके से पैकिंग नहीं हो पाता है। लेकिन यूकार्योटिक में क्या होगा? हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। प्रोकार्योटिक सेल में कौन कौन आता है? देखिए पूरी दुनिया का लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में बांटा गया है। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको 5 किंगडम में बांटा गया है। क्या क्या भाई? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो प्रोटिस्टा में जितना भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है यूकार्योटिक, वो सारा का सारा आता है। उसके बाद फंजाई में भी सारा का सारा मल्टी सेलुलर आता है, लेकिन एक्सेप्ट इसको छोड़ के। उसके बाद प्लांटी और एनिमेलिया, ये भी मल्टी सेलुलर यूकार्योटिक होता है। बाकी मोनेरा किंगडम में जितना भी यूनिसेलुलर प्रोकार्योटिक है, यानी कि जितना भी बैक्टीरिया है, आप जो भी बैक्टीरिया को देख रहे हो उसका किंगडम का नाम क्या है? मोनेरा। तो इसका मतलब प्रोकार्योटिक में कौन सा किंगडम आएगा? मोनेरा। उसके अलावा जो 4 किंगडम बचा है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये किसमें आएगा भाई? यूकार्योटिक में आएगा। ये दोनों प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक का मेन डिफरेंस है। ये क्लियर हुआ भाई? देखिए हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा कि यूकार्योटिक सेल, हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा कि प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल में डिफरेंस क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि यूकार्योटिक सेल का बेसिक चीज क्या क्या है। हम लोगों का जो सिलेबस है मेनली इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे यूकार्योटिक सेल के बारे में। प्रोकार्योटिक सेल के बारे में हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। अब यूकार्योटिक सेल में बेसिक कंपोनेंट क्या क्या है? सेल इन्वेलप और दूसरा प्रोटोप्लाज्म। सेल इन्वेलप में क्या क्या आता है भाई? सेल वॉल और दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्लाज्मा लेमा भी बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, ये तीनों सेम नाम है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? जो वैसा मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट को जाने देगा लेकिन स्पेशल सोल्यूट को भी पास करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इसका एक मॉडल भी है, जो मॉडर्न मॉडल है, जो एक्सेप्टिव मॉडल है, वो कौन सा है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। वो सिंगर एंड निकोलसन साहब 1972 में दिए थे। अब हम लोग देखते हैं कि प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या, प्रोटोप्लाज्म के बारे में हम लोग देखे थे कि प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवर कौन किए थे? 2-4 दिन का साइंटिस्ट यानी डुजार्डिन साहब किए थे। वो टर्म कौन दिया था? जेई पुरकुंजी साहब दिए थे। और प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या आता है? साइटोप्लाज्म और दूसरा न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? मेन एरेना ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है सेल में, उसका मेन जगह क्या है? साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म का हम लोग देखते हैं 2 पार्ट। उससे पहले न्यूक्लियस को पहले देख लेते हैं। न्यूक्लियस में 4 पार्ट आता है, यानी कि 4 कंपोनेंट होता है न्यूक्लियस का। क्या क्या भाई? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म, दूसरा न्यूक्लियोलस, चौथा क्रोमेटिन, क्रोमोसोम या डीएनए, सेम चीज है। हम लोग इसके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। क्रोमेटिन किसको बोलते हैं, क्रोमोसोम किसको बोलते हैं, डीएनए किसको बोलते हैं, जब हम लोग न्यूक्लियस पढ़ेंगे तब। अब हम लोग आ जाते हैं साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में 2 पार्ट होता है, एक लिक्विड पार्ट और दूसरा सॉलिड पार्ट। देखिए लिक्विड पार्ट को क्या बोलते हैं? हाइलोप्लाज्म। अगर हम लोगों का अचानक पानी आ जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं? हाइला, पानी। तो पानी जिसमें हो, जिस पार्ट में हो, उसको क्या बोलते हैं? हाइलोप्लाज्म। अब दूसरा देखते हैं सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? ट्रोफोप्लाज्म। अब सॉलिड 2 टाइप का हो सकता है, नॉन लिविंग पार्ट और दूसरा लिविंग पार्ट। नॉन लिविंग पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यूटेरोप्लाज्म। ड्यूटेरो यानी कि डेड से फीलिंग आता है, डेड का मतलब क्या होता है? मरा हुआ। उसी तरह से ड्यूटेरोप्लाज्म यानी कि मरा हुआ जो पार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ड्यूटेरोप्लाज्म बोलते हैं। उसमें क्या क्या चीज होगा भाई? वेस्ट मटेरियल होगा, फूड वगैरह होगा। नॉन लिविंग पार्ट में क्या होगा? वेस्ट मटेरियल, फूड, ये सब होता है। अब देखते हैं दूसरा लिविंग पार्ट। लिविंग पार्ट में क्या है भाई? सेल ऑर्गेनेल। अब हम लोग मेन जो है सेल ऑर्गेनेल के ही बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। अब सेल ऑर्गेनेल भी 3 टाइप का होता है। अगर 2 मेम्ब्रेन हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। और अगर सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। और अगर कुछ भी नहीं हो,
यानी कोई मेम्ब्रेन उसपे या कवरिंग चढ़ा हुआ नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। देखिए अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। ज्यादातर क्वेश्चन में नहीं होता, ये सारा सेल ऑर्गेनेल दे देगा, आपको सिलेक्ट करना है। तो कैसे याद करेंगे भाई, डबल मेम्ब्रेन को और नो मेम्ब्रेन को हम लोग याद रख लेंगे, बाकी सब ऐसे नहीं हो जाएगी, अपने आप हो जाएगा। सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग एमएनसी, याद रखना है कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड में एमएनसी। एमएनसी का मतलब क्या भाई, मल्टीनेशनल कंपनी नहीं। एम से माइटोकॉन्ड्रिया, एन से न्यूक्लियस, सी से क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है भाई, प्लास्टिड का एक टाइप है। तो याद रखने का तरीका है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, एमएनसी का। अब देखते हैं नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। नो मेम्ब्रेन बाउंड आरबीसी, इसका शॉर्ट ट्रिक है। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल नहीं भाई, आरबीसी का मतलब क्या है, राइबोसोम, बी का मतलब बेसल बॉडीज, सी का मतलब सेंट्रियोल्स। अब तीसरा सेल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। सिंगल मेम्ब्रेन किसको बोलेंगे भाई, जिसका एक लेयर हो या एक कवरिंग हो। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में रेस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल आता है भाई, इन दोनों को याद रख लेंगे, एमएनसी और आरबीसी। उसके बाद अगर जो भी सेल ऑर्गेनेल आएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, तो भैया इन दोनों को याद रख लेंगे, बाकी सब छोड़ देंगे, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड हो जाएगा। तो ऐसे पता भी होना चाहिए कौन कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। देखिए जीबी यानी कि गोल्गी बॉडीज, और दूसरा लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। और ईआर, इंजीनियर साहब नहीं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और चौथा देखते हैं वैक्यूल, और पांचवा माइक्रोबॉडीज। देखिए माइक्रोबॉडीज में बहुत छोटा छोटा माइन्यूट वेसिकल होता है, बहुत छोटा छोटा सेल ऑर्गेनल होता है, उसमें 3 सेल ऑर्गेनल है माइक्रोबॉडीज में। क्या क्या भाई, हम लोग जीपीएस निकालते हैं, जीपीएस कहीं जाना होता है तो जीपीएस का फुल फॉर्म ये वाला नहीं, गूगल वाला नहीं, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है भाई, ग्लाइऑक्सीसोम भी एक सेल ऑर्गेनल है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जाएगा। पेरोक्सीसोम भी एक सेल ऑर्गेनल है जो प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है भाई। और स्फेरोसोम ओनली प्लांट में पाया जाता है। नीट 2021 का क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज प्रेजेंट इन प्लांट एज वेल एज एनिमल। तो क्या गया था भाई, पेरोक्सीसोम गया था। चलो इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।